राधे राधे भाई सभी को। अपन इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे और इकोनॉमिक्स का जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने पंचवर्षीय योजना स्टार्ट की थी, है ना। 3 पंचवर्षीय योजनाओं को कंप्लीट कर चुके थे, पहली, दूसरी, तीसरी, और योजना अवकाश, है ना, जो कि 1966 से लेकर 1969 तक चलाया था, है ना। वो उतने बारे में अपन बात कर चुके थे, इतनी तक, है ना। अब एक चीज़ और योजना अवकाश में रह गई थी। देखो, योजना अवकाश में मैंने आपको बताया, योजना अवकाश, है ना, कब से कब तक चलाया था, ये 1966 से लेकर 1969, है ना। इसमें क्या था, मतलब कि एक एक वर्ष के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए और वो 3 साल तक चलाई गई योजना, है ना। योजना अवकाश जिसे हम कहते हैं, है ना। अब इसमें योजना अवकाश में क्या काम हुआ, एक तो भाई हरित क्रांति, है ना, हरित क्रांति, और एक काम और हुआ, क्या हुआ, 1966 में मुद्रा का अवमूल्यन किया गया। किसका? मुद्रा का अवमूल्यन, है। अब ये मुद्रा का अवमूल्यन, इसका मतलब क्या होता है, इस चीज़ को समझना। यानी कि जो पैसे की वैल्यू है ना, उसको गिरा दी गई। बोला कैसे गिरा दी गई? डॉलर के कंपैरिजन में उसको गिरा दिया गया, है ना। अब इस कॉन्सेप्ट को समझना कि भाई जब पैसे की वैल्यू को, यानी कि मुद्रा की वैल्यू को जब गिरा दिया जाता है तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है, इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ता है ना, ये चीज़ अपने को समझनी है ना। देखो, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि भाई $1 जो है उसकी जो कीमत है वो इंडियन करेंसी में 80 रुपये है ना। बाद में मुद्रा का अवमूल्यन किया गया, यानी कि मुद्रा गिरा दी गई, तो जो बाद में $1 है उसकी कीमत कितनी हो गई? 100 रुपये हो गई, है ना। कहाँ पहले 80 रुपये में $1 मिलता था, अब 100 रुपये में $1 मिल रहा है। यानी कि देखें कि भारत की जो करेंसी है वह डॉलर की अपेक्षा गिर चुकी है, यानी मुद्रा का अवमूल्यन हुआ, है ना। अब इस चीज़ का फ़र्क क्या होता है, ये चीज़ समझना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारा इतना बड़ा देश है तो हमारे यहाँ कुछ ऐसे सोर्स हैं जो हम यहीं प्राप्त हो जाते हैं, हमको बाहर से इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन कुछ ऐसे भी अपने यहाँ प्रोडक्ट हैं जो बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं और उनको हम एक्सपोर्ट करते हैं, है ना। अब मान लीजिए कोई बंदा है ना, कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति पहले क्या था कि बाहर से सामान मंगा रहा है। क्या? बाहर से सामान मंगा रहा है, यानी कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं सामान को। तो पहले वह 80 रुपये में, है ना, $1, यानी कि 80 रुपये चुकाने पड़ते थे $1 के लिए, है ना। बाद में मुद्रा का अवमूल्यन किया हुआ तो क्या हुआ कि भाई $1 के लिए उससे 100 रुपये चुकाने पड़ रहे हैं, यानी कि उसके लिए वो महंगी हो गई चीज़। कहाँ पहले 80 रुपये में मिल रही थी, अब 100 रुपये में मिल रही है, यानी कि उसके लिए चीज़ महंगी हो गई। जो व्यक्ति भारत में रहकर बाहर से कोई सामान मंगा रहा है, क्योंकि डॉलर में ही व्यापार करेगा, कहाँ $1 की कीमत पहले 80 रुपये थी, अब 100 रुपये हो गई, यानी कि हमको पैसा ज़्यादा देना पड़ रहा है, हमको ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है, यानी कि हमारे लिए तो एक तरीके से महंगाई हो गई। तो यानी कि जब हम बाहर से कोई सामान मंगाते हैं ना तो वो हमारे लिए महंगा हो जाता है, और उसी को क्या बोलते हैं, जब बाहर से सामान मंगाते हैं तो आयात बोलते हैं। जब सामान महंगा हो जाएगा तो आदमी कम से कम डिमांड करेगा उसकी, है ना। तो यानी कि जब आयात होते हैं वो कम हो जाते हैं, यानी कि जब मुद्रा का अवमूल्यन होता है तो क्या होता है, आयात होते हैं वो हमारे कम हो जाते हैं। अब इसी चीज़ों को रिवर्स समझिएगा। देखो, कुछ हमारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको बाहर मतलब बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, विदेशों में डिमांड रहती है। अब मान लीजिए कोई बाहर विदेश में व्यक्ति रह रहा है, वह सोचता है कि यार पहले कहाँ मुझे कोई भी जो इंडियन प्रोडक्ट है उसको ख़रीदने के लिए $1 और 80 रुपये का सामान मिलता था, अब मैं $1 से 100 रुपये का सामान वहाँ से ख़रीद सकता हूँ, है ना। ये बाहर बैठा कोई विदेश में बैठा व्यक्ति सोच रहा है कि यार यदि मैं इंडिया से इंपोर्ट करूँगा कोई चीज़ तो पहले मुझे $1 80 रुपये का ही सामान मिलता था, अब मुझे 100 रुपये का सामान मिल रहा है। यानी कि जो विदेश में बैठा है व्यक्ति उसके लिए चीज़ सस्ती हो गई, है ना। कहाँ पे? मान लीजिए भाई कि 40 रुपये किलो केजी, 40 रुपये किलो चीनी चल रही है ना। कहाँ वे 80 रुपये, यानी कि 2 केजी चीनी $1 में ख़रीद लेता था, अब $1 में वो 2.5 केजी चीनी खरीद रहा है। तो यानी कि ऑटोमेटिक क्या है कि आपको जो क्वांटिटी है उसमें वृद्धि हो गई, पैसा आपको उतना ही देना पड़ रहा है $1, लेकिन क्वांटिटी बढ़ गई। आपका जो बाहर विदेश में रह रहा है उसके लिए तो चीज़ें सस्ती हो गई। तो जब बाहर विदेशों के लिए चीज़ें सस्ती हो जाएंगी तो वो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा माल को मंगाएंगे, भारत से ज़्यादा माल को खरीदेंगे तो क्या करेंगे, यानी कि भारत वाले क्या एक्सपोर्ट करेंगे तो यानी कि जो निर्यात है उसमें वृद्धि होती है। तो एक चीज़ आपको ओवरऑल समझाने का ये प्रयास है कि जो मुद्रा का अवमूल्यन होता है, जब मुद्रा को गिराया जाता है तो जो आयात है उसमें कमी होती है और जो निर्यात है उसमें बढ़ोतरी होती है।
अब किसी भी देश के विकास के लिए उसको एक्सपोर्ट का बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसीलिए उस समय क्या है कि हमारे देश की स्थिति तो बहुत खस्ता थी, एक तरीके से गरीबी बहुत ज़्यादा थी, बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा थी। तो इसलिए मुद्रा का उन्मूलन किया गया। और ये उस समय की कहानी नहीं है, ये हम देखते हैं कि वर्तमान में चाइना भी ऐसी चीज़ें अपनाता है, क्योंकि इससे क्या ओवरऑल क्या उसी को फ़ायदा होता है ना, जो निर्यात है उसमें वृद्धि होती है ना। तो आई थिंक ये चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी, मुद्रा का उन्मूलन, ये चीज़ भी आप उसमें योजना अवकाश में ऐड कर लेना। 1966 में ये लाई गई थी, है ना। तो अब हम अपन स्टार्ट करते हैं कौन सा, जो अपनी चौथी पंचवर्षीय योजना है, कौन सी है चौथी पंचवर्षीय योजना, जो कब से कब तक स्टार्ट की गई थी। देखो चौथी जो पंचवर्षीय योजना है वो कब से कब तक स्टार्ट की गई, 1969 से लेकर 74 तक, है ना। ये चौथी पंचवर्षीय योजना, इससे पूरे टेन्योर में जो इंदिरा गांधी जी हैं वो देश की पीएम रहीं। अच्छा, यदि हम बात करते हैं भाई कि इसका जो लक्ष्य था, है ना, चौथी जो पंचवर्षीय योजना का, उसका क्या था, लक्ष्य रखा गया भाई कि स्थिरता के साथ, क्या था भाई, स्थिरता के साथ आर्थिक विकास। क्या लक्ष्य रखा गया कि भाई स्थिरता के साथ अपने को आर्थिक विकास करना। अब ये स्थिरता के साथ ही क्यों, क्योंकि अपन इससे पहले देखते हैं तो हमारे देश में युद्ध जैसे माहौल रहे भाई, चाइना के साथ भी युद्ध हुआ, पाकिस्तान के साथ भी युद्ध हुआ, देश में भुखमरी बहुत ज़्यादा फैल गई, है ना, खाने के लिए अनाज तक नहीं था। तो इस तरह की मतलब पूरे तरीके से अस्थिरता हो गई थी देश में। उसको बनाने के लिए ये जो योजना है इसका एक लक्ष्य रखा गया। अच्छा, इसमें क्या काम हुआ ये अपने को समझने की चीज़ है। देखो इसमें 3-4 काम हुए जो अपने को नोट करने, क्या काम करें। सबसे पहले जो इस योजना में काम किया गया वो काम ये किया कि भाई राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा दिया गया। किसको, राष्ट्रीयकरण को। अब राष्ट्रीयकरण को कैसे कि जो 14 बैंक थी ना, प्राइवेट बैंक है, उनको राष्ट्रीयकरण किया गया, यानी कि उनको सरकार में विलय कर दिया। सरकार ने खुद ने उस पर कंट्रोल स्थापित कर लिया। किसने, सरकार ने। 14 बैंकें थी। कब किया गया था ये, 1969 में किया था, जुलाई में, है ना, जुलाई में 1969 में राष्ट्रीय। जिन बैंकों की आय 50 करोड़ से ज़्यादा होती थी ना, उनको मतलब सरकार ने अपने में मिला लिया और सरकार का पूरी तरीके से कंट्रोल हो गया। अब देखो इसके पीछे भी एक कहानी है ना, कोई ऐसा ही नहीं कि भाई सरकार ने सोचा कि यार ये जो प्राइवेट बैंक हैं इन पर अपन नियंत्रण कर लें, क्योंकि देश में जो प्राइवेट चीज़ है ना उसको सिक्योर करना, उसको बचाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो कहीं ना कहीं पूंजीवाद विचारधारा को बढ़ावा देता है और कहीं ना कहीं जो रोजगार है, यहाँ पर जो चीज़ें हैं उनको बढ़ोतरी मिलती है। अब अपन देखते हैं कि भाई देखो राष्ट्रीयकरण क्यों महत्वपूर्ण हुआ उस समय, है ना, नेशनलाइजेशन क्यों किया। देखो हमारा देश क्या है कि एक प्राइवेट कंपनी के ही द्वारा ही पहले आधिपत्य यानी कि अधिकार किया गया था, है ना। उस चीज़ से हमारे जो नेता थे वो भली भांति परिचित थे। और स्टार्टिंग में हमारे देश को आज़ाद हुए 20 वर्ष ही तो हुए थे। तो कहीं ना कहीं जो नेता लोग थे उनको ये अपने मन में, उनके कहीं ना कहीं ये शंका बैठी हुई थी कि यार ये जो प्राइवेट कंपनी होती है ना, धीरे धीरे ये पूरे मतलब टेरिटरी पर कब्जा सा कर लेती है। तो ये जो प्राइवेट बैंक हैं, ये जो प्राइवेट कंपनी हैं, ये ज़्यादा ना बढ़ें, इसलिए इन पर सरकारी कंट्रोल स्थापित करने का प्रयास किया था। क्योंकि वो जो औपनिवेशिक काल की जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को प्रभावित करती हैं, है ना। और उसी तरीके का जो माइंड सेट था वो उस समय था, है ना। इसीलिए जो प्राइवेट बैंक हैं उनका नेशनलाइजेशन किया। ये चीज़ आपको समझ में आई। उसके बाद एक समिति थी, कौन सी, एम नारीमन समिति। कौन सी, एम नारीमन समिति, है ना। उस समिति ने क्या किया कि एक कॉन्सेप्ट दिया, कौन सा, लीड बैंक का, है ना। और ये लीड बैंक के बारे में मैं आपको पहले भी जो बैंकिंग वाला टॉपिक कराया था ना, मैं उसमें बढ़िया डिटेल से बता चुका हूँ, और भी आप सुन लीजिए। लीड बैंक मतलब क्या होती है, जिले की प्रमुख बैंक होती है। क्या, जिले की प्रमुख बैंक होती है, एक डिस्ट्रिक्ट होती है, उसकी जो सबसे पॉपुलर जो बैंक होती है ना उसको क्या बोलते हैं, लीड बैंक बोलते हैं, है ना। अब जो लीड बैंक होती है वो हर डिस्ट्रिक्ट में खोली गई। उद्देश्य क्या था भाई, वित्तीय समावेशन को बढ़ाना। वित्तीय समावेशन क्या हुआ, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंकिंग सेक्टर से जोड़ना, है ना। ये इसका लक्ष्य रखा गया। एम नारीमन समिति, ये इसने कॉन्सेप्ट दिया था लीड बैंक का। तो ये जो चौथी जो पंचवर्षीय योजना है ये 1969 से लेकर 74 तक स्थिरता के साथ आर्थिक विकास हो, ये इसका उद्देश्य रखा गया। नेशनलाइजेशन किया है इन कंपनियों का। तो ये आई थिंक आपको समझ में आई होगी। इसके बाद अपन चलते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना। किसके पास चलते हैं, पांचवी पंचवर्षीय योजना, है ना। कौन सी है, पांचवी पंचवर्षीय योजना।
जब अपन 5वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो ये योजना कब से कब तक चला गया? 1974 से लेकर 78 तक चलाई गई थी ना। अब ये बोलोगे आप 5 साल तो हुए ही नहीं। देखो इसके पीछे एक कारण रहा। क्या कारण रहा भाई? योजना तो 1974 में स्टार्ट की गई थी। कब तक कंप्लीट होनी थी? बोला कि 79 तक कंप्लीट होनी थी। अच्छा, इस समय जो इंदिरा गांधी थे वो पीएम थी। बाद में उन्होंने 1975 में इमरजेंसी लगाई। बहुत सारे कारण रहे भाई, गरीबी को हटाना, तो बेरोजगारी बढ़ रही है, गरीबी को हटाना, तो उसने एक अलग ही स्टैंडर्ड अपनाया उस चीज़ के लिए। उन्होंने इमरजेंसी भी लगाई देश में आंतरिक अशांति को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये शब्द पहले कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ था। बाद में 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत इस शब्द को हटाया गया और इसके इस शब्द के जगह दूसरा शब्द ऐड किया गया। कौन सा? सशस्त्र विद्रोह, है ना। ये आपको चीज़ें पता होंगी। 1975 में इमरजेंसी लगाई और ये हम देखते हैं कि ये जो योजना है, ये योजना 1 वर्ष पहले ही समाप्त हो गई। अब 1 वर्ष पहले ही समाप्त क्यों हुई? क्योंकि 78 में क्या है कि उनका कार्यकाल समाप्त हुआ, चुनाव हुए। चुनाव होने के बाद देखा गया कि जो कांग्रेस जो इतने सालों से सत्ता में बनी हुई थी उसको हटा करके एक नई पार्टी, जिसको हम कहते हैं जनता पार्टी, उसकी सत्ता आती है और मोरारजी देसाई होते हैं, वो अपने पीएम बनते हैं। उन्होंने इस योजना को 1 साल पहले ही ख़त्म कर दिया। बोला कि यार ये जो इंदिरा गांधी जी ने जो योजना चलाई है, पंचवर्षीय योजना, इसके जो लक्ष्य रखे गए हैं, बोला कि ये सही नहीं है, इनको हटाओ, अपन नए लक्ष्य निर्धारित करते हैं, अपन नई योजना स्टार्ट करते हैं ना। तो इसलिए ये 1 साल पहले ही इसको ख़त्म कर दिया था और ये एकमात्र ऐसी योजना है जो 1 साल पहले ही ख़त्म हो गई थी, है ना। जितनी भी हम पंचवर्षीय योजना पढ़ेंगे उन सब चीज़ों में ध्यान रखना है ना। ये चीज़ें आपके समझ में आई। उसके बाद अपन ध्यान रखते हैं कि भाई इस पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ। इसमें दरअसल जो प्रमुख लक्ष्य था इसका भाई, गरीबी हटाना, है ना। गरीबी उन्मूलन इसका प्रमुख लक्ष्य रखा गया। गरीबी उन्मूलन इसमें प्रमुख लक्ष्य रखा गया कि भाई इस 5वीं पंचवर्षीय योजना है, इसमें गरीबी। अच्छा, इंदिरा गांधी जी ने एक नारा भी दिया। कौन सा? गरीबी हटाओ का नारा। कौन सा? गरीबी हटाओ का नारा दिया था, है ना। इसके साथ साथ एक काम और हुआ, आरआरबी बैंकों की स्थापना हुई। अब देखो ये चीज़ है ना, मैं आरआरबी बैंकों के बारे में ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, है ना, डिटेल से पढ़ा चुका हूँ। कौन कौन से संशोधन हुए, कौन कौन से एक्टों के तहत आरआरबी बैंकों की स्थापना होती है, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, प्रायोजक बैंकों की कितनी कितनी भागीदारी होती है, क्या क्या अमेंडमेंट हुए, ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ बैंकिंग वाले टॉपिक में, है ना। वहाँ और जाके आप डिटेल से देख सकते हो इन चीज़ों को। आरआरबी बैंकों की स्थापना होती है, रीजनल रूरल बैंकों की स्थापना होती है, जो ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक हैं उनकी स्थापना होती है, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं कि 20 सूत्री प्लान तैयार किया था किसने? इंदिरा गांधी जी ने, है ना। जिसमें मतलब इनके 20 सूत्री जो प्लान है, इनके 3 लक्ष्य थे प्रमुख। 3 लक्ष्य कौन कौन से थे? टारगेट थे। पहला लक्ष्य था भाई गरीबी को हटाना, है ना। पहला लक्ष्य तो यही रखा गया भाई, गरीबी हटाना, क्योंकि उस समय सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो हमारी पॉवर्टी थी। देश में इतनी बड़ी जनसंख्या है, देश में खाने के लिए अनाज तक नहीं है, तो गरीबी सबसे बड़ा मुद्दा। बेरोजगारी है, देश में रोजगार नहीं है, तो आदमी करे क्या? बोला कि यार और भी लक्ष्य रखे गए, जैसे कि ये जनसंख्या है भाई, इसको कम किया जाए, है ना। अब जो इमरजेंसी लगाई थी उस समय खूब नसबंदी कराई गई, है ना। आदमी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा ना करे, इसलिए नसबंदी कराई गई, ज़बरदस्ती कराई गई। ये पता नहीं अलग ही तरीके का कॉन्सेप्ट लेके आई थी इंदिरा गांधी जी कि भाई ऐसे इस तरीके से, है ना। अब देखो ये चीज़ ना अपने को सोचने की है। कैसे? कि यदि किसी देश में जनसंख्या ज़्यादा है तो केवल उसके नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं होते, उसके नकारात्मक प्रभाव ही नहीं होते, पहलू ही नहीं होते, सकारात्मक पहलू भी होते हैं, है ना। आज हम चाइना को देखते हैं यार, उसकी भी इतनी बड़ी जनसंख्या, लेकिन वो कहाँ पहुँच गए, हम कहाँ पर रह गए। तो कहीं ना कहीं तो अब जैसे मैं बताता हूँ, देखो एक इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छा शब्द यूज़ किया जाता है। कौन सा? जननांकीय लाभांश। क्या? जननांकीय लाभांश। बोला कि ये क्या होता है भाई, जो किसी देश में जब जनसंख्या ज़्यादा होती है ना, तो उस ज़्यादा जनसंख्या का किस तरीके से उपयोग में लिया जाए, उससे किस तरीके से देश के डेवलपमेंट में, विकास में सहयोग लिया जाए, तो ये उस तरीके का एक लाभांश, इस तरीके की एक योजना है। अच्छा, इसमें क्या होता है भाई, आज हम देखो, आज हमारे देश में इतनी बड़ी जनसंख्या है ना, लगभग 140 करोड़ से ऊपर अपन जनसंख्या रखते हैं। अगर मान लीजिए आज कोई अपन व्यक्ति स्टार्टअप चालू करना चाहे, कोई ऐसी बेसिक नीड की ज़रूरत, कोई ऐसी नीड हो, कोई आवश्यकता हो जिसके कॉन्सेप्ट को लेकर बंदा ये कंपनी स्थापित कर दे, तो उसे विदेशों में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर जनसंख्या ही इतनी है, यहाँ पर उसको कंज्यूम करने वाले ही लोग इतने, है ना, कंज्यूमर ही इतने हो जाएंगे, ग्राहक ही उसके कस्टमर ही इतने हो जाएंगे, उसे बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। यहीं पर बनाओ, यहीं पर खपत करो,
इसी से ऐसे ही तो देश विकास होगा। यही चीज़ उन्होंने समझ ली थी चाइना वालों ने, है ना। चाइना वालों ने सबसे पहले क्या किया है, जो नीचे के लोग हैं ना, जो जनसंख्या है उसको स्किलफुल बनाया। आज हम देखते हैं भाई लोग टैलेंटेड, क्या उनके अंदर स्किल ही नहीं है, बस सरकारी नौकरी सरकारी नौकरी सरकारी नौकरी। तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ अपने को सोचने की है ना। और कुछ देश होते हैं जो इन देशों का फ़ायदा उठा लेते हैं, है ना। गरीबी हटाना सबसे प्रमुख लक्ष्य रखा गया है भाई। जीवन स्तर में वृद्धि करना दूसरा क्या लक्ष्य रखा है, जीवन स्तर में वृद्धि करना, है ना। उसके अलावा भाई आत्मनिर्भरता, सेल्फ डिपेंडेंसी बढ़ाई जाए, आत्मनिर्भरता, भारत को दूसरे देशों पर निर्भर ना हुआ जाए। ये जो तब और ज़्यादा हुआ जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया, हरित क्रांति आई, तब और ज़्यादा इसके बारे में विचार करने लगे कि भाई ऐसा भी कुछ करना चाहिए बहुत तेज़ी से, है ना। तो आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर 1978 के बीच में, है ना। अब अपन बात करते हैं अगली जो योजना है किस तरीके से चली, किस तरीके से नहीं चली, है ना। अब देखो मैंने आपको क्या बताया कि भाई 1978 तक तो ठीक है ना। अब 1979 से लेकर 1983 तक एक योजना का प्लान बनाया गया, है ना। प्लान बनाया ही गया था। और कौन सी योजना का प्लान बनाया गया, बोला छठी योजना आनी थी, है ना। अब जो सरकार बनी किसकी बनी, जनता पार्टी की बनी, मोरारजी देसाई इसके पीएम बने। अब देखते हैं कि भाई 2 साल के अंदर जो सरकार है वो तो गिर जाती है, सरकार गिर गई 2 साल के अंदर। अब जो योजना है वो तो अधूरी रह गई। अगली जो सरकार बनी उसने सोचा कि नहीं यार, ये तो उन्होंने जो लक्ष्य रखे थे ये अलग हैं, गलत हैं, अपने को नई योजना बनानी चाहिए। तो ये जो योजना है ये 2 साल तक ही चली। और इस योजना को प्रॉपर 6वीं योजना नाम ना देकर इसको एक नाम दिया गया है, कौन सा, अनवरत योजना। कौन सी, अनवरत योजना। कौन सी, अनवरत योजना। और नाम इसको इंग्लिश में बोल देते हैं रोलिंग प्लान। कौन सा, रोलिंग प्लान। क्या नाम है, रोलिंग प्लान, है ना। तो इस तरीके से जो अनवरत योजना है 2 साल तक चली, कब से, 79 से लेकर 80 तक, है ना। ये योजना चलाई गई। देखो इस 2 साल के कार्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो आपने को याद रखनी है, जो जनता पार्टी सरकार है उसने एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया। क्या काम किया, जो भाई गांव के जो युवा लोग हैं उनको रोजगार परख बनाने के लिए, उनको रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एक योजना बनाई। कौन सी, उस योजना का नाम है ग्रामीण स्वरोजगार योजना। कौन सी, ग्रामीण स्वरोजगार योजना, है ना। ये योजना बनाई सरकार ने, कब की है, 1979, है ना। उस समय ये योजना लाई गई ज़्यादा। बाद में इसका 1999 में इसका नाम चेंज कर दिया गया। क्या बना दिया गया, इसको बना दिया गया भाई आपकी स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना। कौन सी, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, इसका नाम रख दिया गया, है ना। तो आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि भाई किस किस तरीके से अपन आगे चले। उसके बाद देखो 2 और योजनाएं हैं भाई, 1980 से लेकर 1985 तक 6वीं योजना चली हमारी, है ना। मैं लिख देता हूँ आपको, आप लिख लीजिएगा, है ना। कौन सी है 6वीं योजना। 6वीं योजना की बात करें तो कब से कब तक चली, ये आपकी 1980 से लेकर 1985 तक चली, है ना। पूरा कार्यकाल किया। अच्छा, लक्ष्य क्या था, अभी भी लक्ष्य वही रखा गया है ना भाई, गरीबी से उन्मूलन प्राप्त करना है, गरीबी को हटाना है, गरीबी को समाप्त करना है, ये इसका लक्ष्य रखा गया। अच्छा, मॉडल कौन सा था, योजना आयोग के मॉडल पर आधारित थी। अब योजना आयोग क्या है ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, है ना। फर्स्ट लेक्चर था इस पंचवर्षीय योजना को, उसी में अपन करा चुके हैं। उसके बाद योजना आती है कौन सी, 7वीं पंचवर्षीय योजना, कब से, 1985 से लेकर 90 तक चली। अच्छा, इसमें क्या रखा गया, इसमें सामाजिक न्याय लक्ष्य रखा गया। कौन सा, सामाजिक न्याय। क्या लक्ष्य रखा गया, सामाजिक न्याय का लक्ष्य रखा गया, है ना। ये इसका उद्देश्य था। और एक नारा दिया गया था, उसका नारे का नाम है भाई कार्य उत्पादकता, है ना। एक शब्द और है भोजन, है ना, आगे ऐड कर दिए। ये नारा दिया गया था उस समय जो 7वीं पंचवर्षीय योजना थी, भोजन कार्य, इसको काम कर देना, ये की बात है, भोजन काम और उत्पादकता, है ना। ये उसमें लक्ष्य में निर्धारित किया गया था। और ये नारा दिया गया था कि भाई सबसे पहले ज़रूरी है कि हमको जो देश में गरीबी है उसमें ऐसे लोग जिनको भोजन भी नसीब नहीं हो रहा है, जिनको एक टाइम के लिए भोजन भी नहीं मिल पा रहा, पहले उनको भोजन उपलब्ध कराया जाए, है ना। पहले जो भुखमरी है उसको समाप्त किया जाए। तो उसके लिए ये ध्यान में रखकर योजना लाई गई। काम भाई सभी को रोजगार मिले, इस चीज़ का भी ध्यान रखना था, इस चीज़ के लिए भी काम करना था इस योजना में। और उत्पादकता यानी कि हमारे देश में जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ावा मिले, इसलिए जो 7वीं जो योजना है इस पर काम किया गया, है ना। आज हमने देखो आपकी जो
चौथी योजना है, चौथी पंचवर्षीय योजना, 5वीं है, उसके बाद रोलिंग प्लान आया, 6वीं योजना है और 7वीं योजना है। इन योजनाओं के बारे में बात की। आगे हम और योजनाओं के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।